प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बारे में बात करेंगे। सल्तनत काल की समाप्ति इब्राहिम लोदी के साथ होती है, क्योंकि इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का अंतिम शासक था जो कि बाबर से पराजित हुआ और उसके बाद भारत में मुगल वंश की नींव रख दी गई और जहां से मुगल काल प्रारंभ होता है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसके बेटा इब्राहिम गद्दी पर बैठा। जब इब्राहिम गद्दी पर बैठा तो उसके सामने समस्या थी, क्योंकि कुछ अमीर सिकंदर के दूसरे बेटे जलाल खां को सुल्तान बनाना चाहते थे, जिसका परिणाम ये निकला कि इब्राहिम लोदी को मजबूरन राज्य का विभाजन करना पड़ा। जलाल लोदी को जौनपुर का सुल्तान बनाना पड़ा और जलाल खां चंदेरी और कालपी का सूबेदार था और अब उसके पास में जौनपुर का शासन आ गया था। अधिकांश अफगान अमीर साम्राज्य के सल्तनत के इस विभाजन से प्रसन्न नहीं थे। कुछ अमीर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए ये विभाजन करवाना चाहते थे और कुछ अफगान इस विभाजन के विरुद्ध थे, क्योंकि साम्राज्य का विभाजन अफगान शक्ति के लिए हानिकारक था। इसलिए क्योंकि उनका ये मानना था कि यदि यह विभाजन स्वीकृत हो जाता है तो इब्राहिम लोदी के तो 5 और भाई हैं, तो साम्राज्य 5 भागों में बंट जाएगा। तो सबसे पहले रापड़ी के सूबेदार खाने जहां नुहानी ने इस साम्राज्य विभाजन की आलोचना की। उसके बाद सरदार फतेह खान ने खाने जहां का समर्थन किया और कहा विभाजन एक भयंकर गलती है, यह पूरी तरीके से अतर्क संगत है और इसलिए इसको समाप्त किया जाना चाहिए। सुल्तान इब्राहिम लोदी इन सब अमीरों का समर्थक था, क्योंकि वो खुद भी शासन के विभाजन के पक्ष में नहीं था। इसलिए सबसे पहले, हालांकि उसने जलाल खां के साथ पहले विभाजन स्वीकार कर लिया था, किंतु बाद में उसने जलाल खां के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया और जलाल खां पर आक्रमण कर कालपी पर अधिकार कर लिया और जौनपुर पर अपना शासन स्थापित कर लिया। जलाल खां वहाँ से भागकर ग्वालियर पहुँचा। ग्वालियर से उसे पकड़कर उसे हांसी के किले में बंदी बना दिया गया और वहाँ पर इब्राहिम के कहने पर उसे विष देकर मार दिया गया। इब्राहिम लोदी ने राजत्व के स्वरूप को स्थापित करने के लिए, राजत्व के निरंकुश स्वरूप को स्थापित करने के लिए अमीरों के प्रति दमन की नीति अपनाई। उसने अनेक अमीरों के प्रति दमनात्मक नीति अपनाते हुए या तो उन्हें सत्ताच्युत कर दिया या फिर उनको मार दिया। जैसे मियाँ भोबा को उसने कारागार में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ग्वालियर विजय के समय उसने आजम हुमायूं और उसके पुत्र फतेह खां को भेजा और उसको ये संदेह हुआ कि आजम हुमायूं ने जलाल खां को भाग जाने दिया, तो जैसे ही आजम हुमायूं और फतेह खां आगरा लौटे उसने उन्हें कैद कर लिया, जिसके कारण उसके दूसरे पुत्र इस्माइल खां ने विद्रोह किया और सूबेदार अहमद खां ने भी सूबेदार अहमद खां पर उसने आक्रमण कर दिया, जिसका कि इब्राहिम लोदी ने पतन किया।
तो अमीरों पर दमन करके उसने पूर्णतः निरंकुश शक्ति की स्थापना करने का प्रयास इब्राहिम लोदी के द्वारा किया गया। सिकंदर लोदी ने भी निरंकुशता को स्थापित करने का प्रयास किया, अमीरों के साथ में कठोरता के साथ व्यवहार करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जो कठोर नीति थी उसमें उदारवादी और तार्किक दृष्टिकोण भी था। लेकिन इब्राहिम लोदी ने कठोरतापूर्वक व्यवहार किया। उसने बिहार के सूबेदार दरिया खां नुहानी और खाने जहां लोदी के खिलाफ अभियान किया, बिहार पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर भी उसने आक्रमण करने का निर्णय लिया। उस समय पंजाब का सूबेदार दौलत खां था। दौलत खां और उसके पुत्र दिलावर खां ने जब देखा कि इब्राहिम लोदी उसके राज्य पर अधिकार करने की विचार रखता है, तो उन्होंने उस समय समरकंद फरगना के निष्कासित शासक बाबर, जो कि जिसके द्वारा काबुल और कंधार और हेरात पर अधिकार कर लिया गया था, उसको उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और भारत के इतिहास में सल्तनत का समापन हुआ और मुगल वंश की नींव रखी गई। पंजाब के विद्रोह के पश्चात के समय में ही इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर अधिकार किया। ग्वालियर पर इस समय राजा मान सिंह की तोमर की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र विक्रमादित्य शासक बना था, जिसको पराजित कर ग्वालियर के बादलगढ़ बाहरी क्षेत्र के बादलगढ़ पर सुल्तान की सेना के द्वारा अधिकार कर लिया गया। विक्रमादित्य ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद सुल्तान ने उसे ग्वालियर के बदले में शमशाबाद की जागीर प्रदान की और यह विक्रमादित्य पानीपत के प्रथम युद्ध में सुल्तान पक्ष के साथ लड़ता हुआ मारा गया। ग्वालियर पर अधिकार करने के बाद मालवा पर अधिकार करने की योजना इब्राहिम लोदी के द्वारा बनाई गई और मालवा को जीतने के लिए मार्ग में पड़ने वाले मेवाड़ को जीतना आवश्यक था। इस समय मेवाड़ पर शक्तिशाली शासक राणा सांगा का अधिकार था। राणा सांगा कई युद्धों को जीत चुका था, अपनी शक्ति को विस्तृत कर चुका था। इब्राहिम ने जब राणा सांगा के विरुद्ध शक्तिशाली सेना भेजी तो बूंदी के निकट खतौली में दोनों सेनाओं के मध्य आमना सामना हुआ, जिसमें पहले इब्राहिम की सेना पराजित हुई। उसके बाद जब स्वयं इब्राहिम लोदी खतौली के मैदान पर राणा सांगा के सामने आया, तो इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से परास्त किया। हालांकि इस युद्ध में राणा सांगा को अपनी एक बाजू और एक बाजू खोनी पड़ी और उसके पांव में तीर लग गया, जिसकी वजह से वह लंगड़ा हो गया। लेकिन राणा सांगा इस युद्ध से इतना अधिक मजबूत हुआ कि उसने सल्तनत की सेना को पराजित करने के बाद में चंदेरी पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद बाबर, जो कि समरकंद का शासक था, जिसको कि उसके चाचा और उसके भाई चचेरे भाई के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था, उसने 1504 में काबुल पर अधिकार किया। उसने काबुल पर अधिकार करने के बाद समरकंद को पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुआ और 1512 में ये स्पष्ट हो गया था कि वह समरकंद को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने भारत की ओर ध्यान दिया और इस समय इब्राहिम लोदी से परेशान होकर के पंजाब के सूबेदार दौलत खां ने इब्राहिम लोदी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण को बाबर ने मौके के रूप में देखा और उसके बाद 1519 में वो भारत की ओर आया। बाबर अपनी आत्मकथा में भी लिखता है कि काबुल पर अधिकार करने के बाद से ही उसकी भारत पर आक्रमण करने की आकांक्षा थी। इसलिए 1519 में उसने भेरा तक का क्षेत्र तक वह पहुंचा। उसके बाद 1520 में
वो सियालकोट तक आया। यहाँ पर दौलत खां ने उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। अफगानों की फूट का लाभ उठाते हुए उसने 1524 में आक्रमण किया और अफगान सेना को पराजित करते हुए पंजाब का लाहौर और दीपालपुर के क्षेत्र पर उसके द्वारा अधिकार कर लिया गया। इस आक्रमण में उसे दौलत खां का वांछित सहयोग नहीं मिला, क्योंकि दौलत खां को उसकी सहायता चाहिए थी, लेकिन उसके द्वारा भारत पर अधिकार दौलत खां नहीं चाहता था। अब की बार 1526 में पूरी तैयारी करके उसने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब को जीतकर वह पानीपत पहुंचा। इब्राहिम लोधी भी अपनी सेना के साथ में पानीपत पहुंच गया और दोनों सेनाओं के मध्य 21 अप्रैल 1526 में युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी सिर्फ हारा ही नहीं बल्कि उसमें उसे मार भी दिया गया, उसे मार डाला गया। और इसके साथ ही लोधी वंश का शासनकाल ही नहीं बल्कि सल्तनत भी समाप्त हो गई और बाबर की विजय से सल्तनत युग का समापन होने के साथ ही मुगल वंश के शासन की नींव रख दी गई। इब्राहिम लोधी एक वीर और साहसी सेना नायक था। वह योग्य प्रशासक भी था, परिश्रमी भी था और प्रशासन में रुचि भी लेता था, किंतु उसका जो सामान्य प्रजा के प्रति न्याय वह सामान्य प्रजा के प्रति उसका दृष्टिकोण न्यायपूर्ण और उदार था। विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों की संगत भी करता था, किंतु उसका जीवन संघर्षपूर्ण था और अमीरों के साथ जो उसने कठोर व्यवहार किया उसकी वजह से अमीर वर्ग उसका शत्रु बन गया, जिसकी वजह से उसको सिर्फ साम्राज्य से ही नहीं हाथ धोना पड़ा बल्कि लोधी साम्राज्य का और सल्तनत का भी समापन हो गया। एक तरफ वह सुल्तान की शक्ति को निरंकुश बनाना चाहता था, लेकिन अफगानों में जो उसकी विवेकतापूर्ण उपायों से क्रियान्विति की जा सकती थी उसको उसने कठोरता से क्रियान्वित किया, जिसे अफगान स्वतंत्रता प्रिय अफगान जो अमीर थे उन्होंने अत्याचार माना। अमीरों के प्रति उसकी नीति दूषितापूर्ण और प्रतिशोधी थी, जिसके कारण अपनी मूर्खतापूर्ण नीति की वजह से ही वो सिकंदर की और बहलोल लोदी की जो नीति थी उसको समझ नहीं पाया और अफगान जाति और चरित्र की जो खासियत थी उससे वो अपरिचित रहा, जिसकी वजह से सारे अमीर उसके विरोधी हो गए और विरोधी अमीरों के कारण उसे अपने साम्राज्य और वंश दोनों से ही हाथ धोनी पड़ी। और इस तरीके से इब्राहिम लोदी के साथ लोदी वंश ही नहीं बल्कि सल्तनत का भी पतन हो गया।